एक बार फिर से मंत्री महोदय बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने पहले इस बात का जिक्र किया कि उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बहुत बड़े विभाग, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं आपके कंधों पर। विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता है, जन सरोकार की बातें होती हैं, लेकिन अब क्योंकि 4.5 साल का वक्त बीत चुका है, अब चंद महीनों में आपको जनता के बीच जाना है। ऐसे में एक मंत्री के तौर पर वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं आपके विभाग की जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूं कि आपने अभी माननीय कृषि मंत्री जी को बुलाया, फिर मुझे बुलाया, और अभी 1 घंटे बाद हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मुझे करेक्ट 6 बजे यहाँ से निकलना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हमारी एक बैठक है। तो मैं आपके बीच में मात्र 20 मिनट रह पाऊँगा। दूसरा, मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आप चंद महीनों के बाद जनता के बीच जाना चाहते हैं। देखिए, हम ऐसी पार्टी के लोग हैं कि हम जब से पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े हैं और आए हैं, तब से हम 365 दिन जनता के बीच रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं कि जब हम जनता के बीच ना रहते हों। जहाँ तक मेरे विभागों का सवाल है, तो सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस देश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने शिक्षा विभाग में लगभग 50 से ज़्यादा रिफॉर्म किए हैं। और पहला रिफॉर्म हमने किया कि हमने 100% कॉलेजों को बिल्डिंगें दी हैं, हमने 100% कॉलेजों को प्राचार्य दिए हैं, हमने 100% कॉलेजों को फैकल्टी दिए हैं। आज कोई भी कॉलेज उत्तराखंड का ये नहीं कह सकता है कि वहाँ पे टीचर की कमी है, जो मेरे पास विभाग है। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो तब 42% प्राचार्य हमारे कॉलेज में थे और 47% फैकल्टी हमारे कॉलेजों में थी। आज 100% कॉलेजों में प्राचार्य भी हैं, फैकल्टी भी हैं। 180 दिन हमारे कॉलेज में पढ़ाई होती है। कोविड के कारण जब पढ़ाई ऑफलाइन नहीं हो पाई तो हमने ऑनलाइन पढ़ाई की, और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ कि हम ई ग्रंथालय चलाते हैं। 4G कनेक्टिविटी हमने छात्रों को दी है। कोई छात्र ये नहीं कह सकता है कि हमारे कॉलेज में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आज मुनस्यारी में भी 4G कनेक्टिविटी है आज। और जब मैं शिक्षा विभाग मुझे मिला तो मैंने 5 बड़े निर्णय किए। पहले एक तो सबसे बड़ा निर्णय किया, उसमें आप ताली जरूर बजाएंगे, कि दीक्षांत समारोह में पहले जो है गौन पहनते थे काला वाला, मैंने उसको गौन को हटा के जो है भारतीय सभ्यता का जो है वेशभूषा बनाई। और आज हमारे पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों ने इसको स्वीकार किया है कि हमको भी करना चाहिए। हमारे जैन साहब बैठे हैं यहाँ पे, हमारे IIT के लोग। आज IIT कानपुर ने भी जो परिधान हमने बनाया उसको कहा कि हमें अपने दीक्षांत समारोह में इसको लागू करेंगे। हमने कॉलेजों में तिरंगे झंडे लगाए, हमने राष्ट्रगान शुरू किया, वहाँ हमने वंदे मातरम शुरू किया, हमने वॉल ऑफ हीरो बनाए कॉलेजों में कि जो हमारे शहीद हुए हैं उत्तराखंड के, उनकी हमने प्रत्येक कॉलेजों में उनका पूरा परिचय लिखा। और आपको ताज्जुब होगा, मैंने जब ये काम किया तो 5 लाख छात्रों ने जो है उनके साथ फ़ोटो खिंचाई अपने हीरो के साथ में। एक बड़ा काम किया हम लोगों ने। और दूसरा बड़ा काम हमने किया कि हम उत्तराखंड में सुपर 30 चलाते हैं। हम 30 बच्चों को सिलेक्ट करके उनको IIT और NIT की कोचिंग कराते हैं, गरीब बच्चों को। और इन 3 साल में, 1 साल तो कोविड हो गया, 3 सालों में जो 90 बच्चे हमने सेलेक्ट करके सुपर 30 चलाया, आपको ताज्जुब होगा, उनमें से 82 बच्चे हमारे IIT में सेलेक्ट हुए हैं और 1 रुपये उनका खर्चा नहीं हुआ। और जो बच्चे IIT में सेलेक्ट होते हैं, NDA में सेलेक्ट होते हैं, हमारी सरकार उनको 50,000 रुपये पारितोषिक भी देती है। मैंने सुपर 50 चलाया
और सुपर 50 में हम जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए होशियार हैं, जो बच्चे देश की सेवा में जाना चाहते हैं, और वो एनडीए में उच्च शिक्षा में 3 महत्वपूर्ण काम और कर रहे हैं हम। जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, पहला काम ये कर रहे हैं हम कि बच्चे को चॉइस बेस्ड शिक्षा दे रहे हैं। अगर बच्चा बीए के साथ बीकॉम का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो हम उसको खुले दरवाजे दे रहे हैं। अगर वो बीकॉम के साथ बीएससी भी करना चाहता है तो हम कह रहे हैं कि भाई आप बीएससी भी कर लीजिए। नहीं तो क्या होता था पहले कि बच्चे को चॉइस नहीं मिलती थी। अब हम पूरे उत्तराखंड में 100% बच्चों को चॉइस दे रहे हैं कि वो जो चाहते हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम क्रेडिट बेस्ड शिक्षा देने वाले हैं। क्रेडिट में ये है कि अगर मैंने बीए किया, पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया, और मैं गरीब बच्चा हूँ और मेरे पिताजी ने कहा बेटा मैं आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ, आप अब नौकरी करने जाओ। मैं नौकरी करने चला गया। मैंने 5 साल नौकरी की या 6 साल नौकरी की। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई मैंने पैसा कमा लिया, मैं फिर बीए करना चाहता हूँ, तो हम उसके क्रेडिट जमा करके रखेंगे 2 साल के, और फिर जब 3rd ईयर करने आएगा तो फिर हम उसके क्रेडिट उसमें जोड़ देंगे और वो 3rd ईयर कर सकता है। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमने शिक्षा में दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम है शिक्षा में। रावत साहब, आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हुए और आपने गिनवाए भी, लेकिन विपक्ष तमाम चीज़ों को देखकर ये कहता है कि आप फिसड्डी हैं। आपने जो भी बातें कही उसमें से एक भी आपने पूरा नहीं किया। देखिए, मैंने जो बातें की वो मैंने जो पूरी की वही बोल रहा हूँ मैं। और मैं इस मंच पे आपने अच्छा नहीं किया अगर आप विपक्ष को भी बिठाते यहाँ पे, और तब मैं बोलता और फिर विपक्ष बोलता है कि भाई आपने क्या नहीं किया, और मैं बोलता मैंने ये किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि विपक्ष ने 1950 से लेकर 2021 हो गया है, लगभग 62 साल जो है इस देश में कांग्रेस ने राज किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला, और आज मोदी जी सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। हम करके दिखाने वाले लोग हैं। ठीक है, हमारे साथ हरीश रावत साहब भी जुड़ेंगे, हम उनसे ज़रूर ये सवाल पूछेंगे। लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि आपने उच्च शिक्षा का इतना जिक्र कर लिया, स्वास्थ्य, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। कोरोना के वक्त में हमने देखा तमाम चीज़ें ना केवल प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से बिगड़ी, किस तरीके से खराब हुई। तमाम सुविधाएं हमारे पास थी, लेकिन जिस अनुपात में केसेस सामने आए उसके हिसाब से पर्याप्त नहीं थी, और इस बात को मानने में कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन अब जब तमाम एक्सपर्ट्स तीसरी लहर को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उत्तराखंड कितना तैयार है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्वास्थ्य मंत्री बने अभी मुझे 34 दिन हुए हैं, और मैं अपने प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ। आपने मेरे बयान भी देखे होंगे, आपके सारे एंकर लोग बयान लेने आते हैं। मैं देश का पहला स्वास्थ्य मंत्री हूँ जिसने ये घोषणा की है कि 30 दिसंबर 2021 तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक पे 100% वैक्सीन लगा देंगे। और आज मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि अभी तक हम 71 लाख लोगों पे वैक्सीन लगा चुके हैं जो 18+ हैं। और बागेश्वर जिला, रुद्रप्रयाग जिला और पौड़ी का एक खिरसू ब्लॉक, ये 100% यहाँ वैक्सीन लग गई है। और मैंने WHO को पत्र लिखा है कि आप एक 3rd पार्टी का सर्वे कराइए, और मुझे जो है 1 हफ्ते 15 अगस्त तक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि वह 100% वैक्सीन हो गया कि नहीं हो गया। और मुझे बड़ी खुशी है कि WHO की टीम इन तीनों जगह गई, और वो कह रहे हैं कि मंत्री जी हम 14 तारीख को सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ 100% वैक्सीन लग चुके हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में 1,92,628 गर्भवती महिलाएं हैं। मैं पूरे आंकड़े लेके बात करता हूँ, और गर्भवती महिलाओं को ये लगता था कि हम वैक्सीन लगाएं ना लगाएं। मैंने डॉक्टरों से बात की और मैंने कहा भाई कि हमको 100% अगर वैक्सीन लगानी है तो हमको विकलांगों पे भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, गर्भवती महिलाओं पे भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, गांव में जो हमारे 80 साल से बुजुर्ग लोग हैं उन पे भी लगानी पड़ी। तो हमने 3 निर्णय लिए। पहला निर्णय लिया कि 75 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति गांव में रहता है या मोहल्ले में रहता है या कस्बे में रहता है, अगर वो हॉस्पिटल नहीं आ सकता है
तो हम मोबाइल टीम भेज के जो है उनके घर में जाके उन पे वैक्सीन लगाएंगे। दूसरा काम हमने किया कि जितनी गर्भवती महिलाएं हमारे राज्य में हैं, हम 100% महिलाओं पे वैक्सीन लगाएंगे और इसका भी हमने उद्घाटन कर दिया है। पैदा हो जाता है फिर घर छोड़ने का हो जाता है। कहीं कहीं अगर दिक्कत है सड़क की तो वहाँ कंडी में भी लेना पड़ता है, लोगों को डोली में भी लाना पड़ता है। हम 15 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं कि हमारे राज्य में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं जिनका बच्चा होगा, हमारी सरकार गाड़ी घर में भेजेगी, गर्भवती महिला हॉस्पिटल आएगी, जब बच्चा होगा फिर जो है उसके बच्चे को, माँ को और पिताजी को, जो भी गार्जियन आएगा, उनको घर तक छोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। 1 रुपये किसी का खर्चा नहीं होगा, ये भी हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर हमने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर और अलग अलग प्रदेशों में सियासत किस तरीके से गरमाई। जहां पर दूसरे दल की सरकार है, उनका ये कहना है कि वैक्सीन तो है ही नहीं, वैक्सीन की कमी है। क्या उत्तराखंड में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है या फिर वैसी व्यवस्था है कि सभी को आप 31 दिसंबर से पहले वैक्सीनेट कर सके? देखो, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हम 20 लाख लोगों पे हर महीने वैक्सीन लगाने का हमने निर्णय किया है और 30 दिसंबर तक हम 100% लोगों पे वैक्सीन लगा देंगे, कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, कोविड एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें ये बात कही गई है कि अभी भी एक बड़ी संख्या में वैसे छोटे बच्चे हैं, 43% ऐसे बच्चे हैं जिनको जो ज़रूरी टीके लगने चाहिए थे वो नहीं लगे। क्या आपकी योजना है कि उन तमाम बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके, जो ज़रूरी टीके हैं वो लग सके? देखिए, हमारे राज्य में लगभग 39 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से लेकर और 0 वर्ष के हैं। और संभावित तीसरी लहर के लिए जो SOP जारी की भारत सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्रालय, हम लोग आजकल इस तैयारी पे लगे हैं कि हम 40 लाख बच्चों के लिए अभी से दवाई का इंतज़ाम कर रहे हैं। और अगर कोई तीसरी लहर आ जाती है तो हम 1 हफ्ते में 100% घर घर बच्चों को दवाई देने का सरकार हमारी पूर्ण रूप से तैयारी कर रही है। और मैं आज इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूं कि 14 अगस्त से पहले हम पूरी व्यवस्था इसके लिए तैयारी करके रख रहे हैं कि अगर कोई तीसरी लहर आ जाती है तो जो दूसरी लहर में जो दिक्कतें आई उनके अनुभव के आधार पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि दोबारा वैसी तस्वीरें सामने ना आए और तैयारियां पूरी रहे। बहुत धन्यवाद।